तो चलिए बच्चों, लास्ट लेक्चर तक हम अपना फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म कर चुके थे एंड दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एंड इसके साथ साथ हमने वहाँ पर आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में कंपैरिजन भी कर लिया था। तो चलिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो टॉपिक लगा दीजिएगा आप, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अच्छा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। देखिएगा, हालांकि क्लास 9, 10th, 11th इसके अलावा लोअर क्लासेस में आप बॉइलिंग पॉइंट को पहले ही पढ़ चुके हैं। एंड वी ऑल नो दैट द बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड बॉइल्स। ठीक है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर कोई लिक्विड बॉइल हो जाता है। ये डेफिनेशन हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट की एक थोड़ी सी एडवांस डेफिनेशन को सीखेंगे। तो चलिए पहले चेक करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो हेडिंग लगा दीजिएगा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन कर लेते हैं। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? देखिएगा, फॉर एनी volatile liquid boiling point is that temperature. Boiling point is that temperature at which the vapor pressure of liquid is equals to the atmospheric pressure, ठीक है, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है हमारा? 1 atm। ठीक है, मतलब किसी भी लिक्विड के लिए एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर उसका वेपर प्रेशर 1 atm प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तब हम उसको क्या बोल देंगे? उस लिक्विड के लिए बॉइलिंग पॉइंट बोल। तो चलिए हम इसको एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ठीक है, देखिएगा, चलिए सबसे पहले हमने क्या किया, सपोज करिएगा ये कोई प्योर सॉल्वेंट ले लिया। ठीक है, ये कैसा है हमारे पास? प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिखे दे रहे, इसको प्योर है। ठीक, अच्छा, जब ये प्योर सॉल्वेंट है तो इसके लिए आप समझिएगा जरा, इसको हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ये देखिएगा, यहाँ पर इस एक्सिस पर हमने वाई एक्सिस पर क्या ले लिया है? प्रेशर ले लिया है। ठीक है, एंड एक्स एक्सिस पर हमने ले लिया है टेम्परेचर। ठीक है, एक्स एक्सिस पर हमने टेम्परेचर को ले लिया। अब देखिएगा यहाँ पर जब ये जिस समय ये प्योर लिक्विड था हमारे पास, उस समय देखिएगा इसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट जो हमारे पास रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस। देखिएगा यहाँ पर तो हमारा जो पॉइंट होगा ये टेम्परेचर कितना होगा हमारे पास? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब रूम टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो उस समय लगभग 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहा होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहा होगा। अच्छा, 25 डिग्री सेल्सियस पर जब ये हमारा लिक्विड होगा तो इसका कुछ ना कुछ तो वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस पर इसका ये इतना वेपर प्रेशर है। ठीक है, अब मान लीजिएगा हमने क्या किया, हमने इसमें बर्नर लगा दिया और बर्नर लगा के हम इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, हमने बर्नर लगाया और बर्नर लगाकर इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे जैसे इसको हीट करेंगे इसका वेपर प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको ग्राफ में समझते हैं। देखिएगा, यहाँ से जैसे जैसे इसको हमने हीट करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे टेम्परेचर के साथ साथ में इसका वेपर प्रेशर भी क्या हुआ? इंक्रीज होने लगा। ठीक है, और ये जैसे जैसे देखिएगा ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो रहा है, मतलब ग्राफ इस डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है? वेपर प्रेशर भी इसका इंक्रीज होता चला जा रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर मान लेते हैं कोई पॉइंट जहाँ पर हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये देखिएगा
ये यहाँ पर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम मान लेते हैं कितना है 1 atm। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 1 atm है। अब देखिएगा फिर से बॉइलिंग पॉइंट क्या था, फॉर एनी वॉलेटाइल लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ से देखिएगा ये जो लिक्विड था, देखिएगा जैसे जैसे हमारे पास हम इसको हीट कर रहे थे इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होता चला जा रहा था और धीरे धीरे एक स्टेट ऐसी आ गई जहां पर इसका वेपर प्रेशर वाले ग्राफ ने इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन को यहां पर कट कर दिया। ठीक है, इसका मतलब इस समय जो टेम्परेचर रहा होगा, देखिएगा इस समय जो भी टेम्परेचर रहा होगा वो टेम्परेचर इस प्योर लिक्विड का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम क्या मान लेते हैं, ये होगा हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट यानी कि TB। ठीक, और चूंकि प्योर है इसलिए हम इसको क्या लिख देते हैं TB नॉट। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, मान लीजिएगा कि हमने इसमें मिक्स कर दिया थोड़ा सा कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। देखिएगा यही जो हमारे पास प्योर सॉल्वेंट था, इस प्योर सॉल्वेंट में हमने क्या किया, थोड़ा सा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिक्स कर दिया। अब जैसे ही नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिक्स करेंगे, आप सोचिएगा ये हमारे पास प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स थे। अब इसी में जब हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिक्स कर दिया तब यहाँ पर बीच में सोल्यूट के पार्टिकल्स भी तो प्रेजेंट हो जाएंगे। अब आप सोचिएगा कि जैसे ही सोल्यूट के पार्टिकल्स भी इसमें मिक्स होंगे तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा अपने आप क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो वेपर प्रेशर इसका हो जाएगा डिक्रीज। तो हम ये मान लेते हैं रूम टेम्परेचर पर इसका जो वेपर प्रेशर था यहाँ से डिक्रीज होकर यहाँ पर पहुँच गया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आ गया, मतलब पहले से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक, अब फिर हमने क्या किया, यहां से मान लीजिएगा इसमें एक बर्नर लगाया और इसको हमने हीट करना स्टार्ट कर दिया। अब फिर से जैसे इस सॉल्यूशन को अब हम हीट करेंगे तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, अगेन इंक्रीज होने लगेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा और वैसे वैसे इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा। ये देखिएगा, ठीक है, ये धीरे धीरे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वैसे ही वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। और फिर से इसने क्या किया, जो 1 atm वाली लाइन थी उसको यहाँ पर आके कट कर दिया। अब इस समय जो इसका टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर को हम क्या कह देंगे, बॉइलिंग पॉइंट फॉर दैट सॉल्यूशन। ठीक है, जो भी सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को हम मान लेते हैं TB। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ हो गया। अच्छा, अब यहाँ से देखिएगा ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है, ये यहाँ से ये जो इतना डिफरेंस है टेम्परेचर का, ठीक, बस इस डिफरेंट को ही हम क्या बोलते हैं, डेल्टा TB। ठीक, तो ये डिफरेंस हमारे लिए क्या होगा, डेल्टा TB, और बस इस डेल्टा TB को ही हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आप समझिएगा, जरा सोचिएगा कि यहाँ पर जब हमारा प्योर सॉल्वेंट था तो जो भी हमारा बॉइलिंग पॉइंट था वो ये ग्राफ था, लेकिन जैसे ही इसमें हमने कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर दिया, इसका बॉइलिंग पॉइंट अपने आप क्या हो गया और डिक्रीज हो गया। और कितना डिक्रीज हो गया उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा TB से। ठीक है, तो सवाल यह उठता है कि हमारे पास डेल्टा TB की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो चलिए इसको हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। देखिएगा, लिखिएगा हमारे साथ साथ, देखिएगा डेल्टा TB, अगर हम डेल्टा TB की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहें तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिएगा हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ज्यादा वाला टेम्परेचर है, ठीक है, उसमें से लो वाले टेम्परेचर को घटा देंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर क्या है, ये TB नॉट एंड TB क्या है, टेम्परेचर ही तो है। अब हम हायर टेम्परेचर में से लोअर टेम्परेचर को क्या कर दें, अगर घटा दें तो जितना भी हमारे पास डिफरेंस है टेम्परेचर में वो निकल आएगा। ठीक है, इट मीन्स डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, TB और माइनस TB नॉट। ठीक, डेल्टा TB इक्वल टू क्या होगा, TB माइनस TB नॉट। ठीक है, अच्छा, लेकिन एक चीज समझिएगा जरा, आप समझिएगा कि यहां पर जो बॉइलिंग पॉइंट में डिक्रीजमेंट हुआ है वो किसके कारण हुआ है। ठीक, देखिए जो डिक्रीजमेंट हुआ वो सोल्यूट के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ, सोल्यूट के कारण। इट मीन्स हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर देखिएगा इस सॉल्यूशन में जो भी हमारे पास प्योर सॉल्वेंट था उसमें अगर सोल्यूट प्रेजेंट ना होता तो बॉइलिंग पॉइंट में कोई भी डिक्रीजमेंट या इंक्रीजमेंट नहीं होता। तो यहाँ पर जो भी बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजमेंट हुआ है वो किसके कारण हुआ है, सोल्यूट के कारण हुआ है। ठीक है, इट मीन्स हम कह सकते हैं दैट डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो डेल्टा TB जो है वो सोल्यूट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो डेल्टा TB बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो डिफरेंस है यहाँ पर टेम्परेचर का वो बढ़ जाएगा। ठीक,
लेकिन चूंकि ये कंसंट्रेशन है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई ना कोई कंसंट्रेशन टर्म्स ले लेते हैं। अब आप याद करिएगा हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में यहाँ पर आपको 12 कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाए थे, जिसमें से कुछ हमारे टेम्परेचर डिपेंडेंट थे और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट भी थे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, उनमें से कोई सा भी एक कंसंट्रेशन टर्म ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई सा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म को लेते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में भी हम ले लेते हैं, देखिएगा, मोलैलिटी को, ठीक। यानी कि तब हम कह सकते हैं द डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। और फाइनली हमें पता है कि जब भी हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी हटाते हैं तो मैथमेटिकली एक हम कांस्टेंट ले लेते हैं। तो हटाइएगा इसको, देखिएगा, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट हम यहाँ पर ले लेते हैं के बी इंटू एम, ठीक है। तो बस ये आ गया हमारे पास, देखेगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। कितने का एलिवेशन हुआ है, के बी इंटू एम के इक्वल। और जहां हमारे पास देखेगा के बी क्या है, के बी इक्वल टू मोलल एलिवेशन कांस्टेंट फॉर लिक्विड, फॉर सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पर Kb क्या है, सॉल्वेंट के लिए मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है, ठीक। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास देखिएगा m इक्वल टू क्या हो गया, ये हमारे पास मोलैलिटी हो जाएगी, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं हम, देखिएगा, यहाँ पर चेक करते हैं m क्या हो गया हमारे लिए, देखिएगा, m इक्वल टू मोलैलिटी। और फाइनली हमें पता है कि मोलैलिटी के लिए फार्मूला क्या होता था, देखेगा, दैट इज मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक। तो ये हमारे लिए मोलैलिटी की वैल्यू होती थी, ठीक। और फाइनली अगर ये मोलैलिटी की वैल्यू को उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे तब ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखेगा, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्लू अपॉन एम नॉट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और अगर फाइनली मास जो है हमारे पास केजी में नहीं गिवन है, ग्राम्स में गिवन है, तो हम बस कुछ नहीं, यहाँ पर इसको ग्राम में चेंज करके इसे यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि तभी हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्लू इंटू 1000 एंड डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ठीक है। तो ये हमारे लिए फाइनल फार्मूला बन गया किसका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए, ठीक है। उम्मीद है कि बच्चों सभी को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए, अच्छा, अब देखेगा, ये हमारे पास हमने सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी अपना खत्म कर लिया, एंड दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम जो अपने बाकी के दो हमारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बचे थे, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक